नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने शुरू किया था आधुनिक भारत का इतिहास। और नया अध्याय जो है हमारा चल रहा था जिसमें गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हमने ये तीसरा वीडियो आज हम देखने वाले हैं। और इससे इसके प्रीवियस वीडियो में इससे आए हुए संबंधित क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। और इसी क्रम में जो है आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा एकमात्र जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, इस पर जो है ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। लेकिन बाद में जो है इसको बरी कर दिया गया था इससे। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में अगर आता है कि जो न्यायिक व्यवस्था है, ये न्यायिक संगठन है, उसकी शुरुआत किसने करी थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। बिल्कुल सही बात है। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था। ठीक है, शुरू किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस संहिता जो है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, शुरुआत जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने करी थी न्यायालय, दीवानी और फौजदारी न्यायालय की। लेकिन बाद में इसको जो है और डेवलप किया कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ये बस ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के विदा पंथ, यानी जो बोलते हैं ना आपको, जो सिविल सेवा वाली होता है, विदा पंथ, यानी जो है जो सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया जो है, ह्यूमैनिटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया था। कहने का मतलब ये है, ये बोला जा रहा है कि जो सिविल सर्विसेज का जो शुरुआत की थी यहाँ पे, वो किसने करी थी? सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? तो सिविल सर्विसेज का जन्मदाता का माना जाता है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है जो भारतीय लोक सेवा है उसका प्रवर्तन किसके शासनकाल में किया गया? जो लोक सेवा जो बना है वो कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। बी राइट आंसर होगा। ठीक है, लोक सेवा मतलब सिविल सर्विसेज वही। प्रश्न संख्या 18, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? यहाँ पे बोला जा रहा है जो 18वीं शताब्दी थी उसके उत्तरार्ध में इसको कंपनी बहादुर की जो है शान शौकत कहा जाता था, स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो दरोगा को। बी राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, दरोगा को। ठीक है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया। तो पहले जमींदार जो है ये पुलिस का काम करते थे, लेकिन अब जो है जमींदारों को अलग कर दिया पुलिस कार्यों से और जो है एक नया थाना जो है स्थापित किया। उसमें दरोगा जो है एक पुलिस का अधिकारी नियुक्त किया। आज भी कहते हैं ना दरोगा साहब। ठीक है, इसी तरीके से तो बहुत जो है वहाँ पे उस समय पावरफुल चीज़ हुआ करती थी दरोगा जो है पुलिस महकमे में। तो दरोगा की नियुक्ति जो है पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। ये जो किसान थे वो दरोगा को क्या मानते थे? कंपनी बहादुर की शान शौकत। आज बोलते हैं ना दरोगा जी, दरोगा जी। ठीक है, कोई पुलिस वाला भी हो, कांस्टेबल, तो उसको दरोगा जी बोला जाता है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 19, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थापित है? देखिए, एकमात्र जो गवर्नर है जिसकी जो है कब्र भारत में है वो कौन सा है? कॉर्नवालिस है। और कहाँ है? गाजीपुर में। ये राइट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी और स्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जो है 5 अक्टूबर को 1805 को गाजीपुर में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी और वहीं इसकी जो है कब्र स्थापित की गई थी यूपी में। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 20, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? यहाँ पे बोला गया जो लॉर्ड वेलेजली ने जो सहायक संधि की व्यवस्था करी थी उनमें से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, ये पूछा है। पहला ये है, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, कि दूसरों की सेना पे जो सहायक संधि का मतलब ये होता है कि दूसरे के खर्च पे, यानी कोई दूसरा राजा उससे सहायक संधि जो है कर लिए और उसके खर्च में जो है अपनी सेना का खर्चा उठाया जा रहा है।
तो ये तो प्रश्न के अनुसार नहीं होगा, वैसे सही है ये, ठीक है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना, ये भी एक कारण था क्योंकि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना चाहते थे, इसलिए जो है वेलेज़ली ने सभी राजाओं के साथ सहायक संधि करना स्वीकार किया, ठीक है। तो ये भी प्रश्न के अनुसार वैसे सही है ये, लेकिन प्रश्न के अनुसार गलत है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं होता है, कौन सा लागू नहीं होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना इसमें सहायक संधि में नहीं था, तो प्रश्न के अनुसार सी राइट आंसर होगा। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करना, ये भी इनका जो है एक इसके अंतर्गत लागू होती थी चीज, सहायक संधि के अंतर्गत, ठीक है। ये बोला गया है, आगे देखेंगे। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसमें फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था, ठीक है। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में एक सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। नेपोलियन का भय भी टल गया, ठीक है। ये सॉरी, सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली जो रियासत होगी, कंपनी की एक सेना को रखेगी, ठीक है। यानी कि जो रियासत, भारत की जो रियासत या जो राजा जो है सहायक संधि को स्वीकार करेगा, उसको जो है ब्रिटिश की सेना के एक टुकड़े अपने पास रखनी पड़ेगी और उसका खर्च उठाना पड़ेगा। इसका सारा खर्च जो है राज्य को देना पड़ेगा, यानी रियासत को। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होता है, लेकिन अधिकार कंपनी के पास रहेगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजी के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें। और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट था कि यूरोपीय जो शक्तियां हैं या अंग्रेजों के दुश्मन हैं, उनसे कोई भी संधि नहीं की जाएगी और उनको सेना में नहीं रखा जाएगा, ये बोला गया। प्रश्न संख्या 21, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, यहाँ पे बोला गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जो पहला मराठा कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे, ठीक है। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहे थे। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया था, ठीक है। अब बाजीराव द्वितीय ने भागकर जो है बशीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बशीन की संधि की, ठीक है। तो बशीन की संधि अंग्रेजों के बीच में और बालाजी बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। और यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 22, 1802 की बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए। अभी हमने देखा अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 23, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अवध का नवाब जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, अवध का नवाब, ठीक है। वेलेजली ने सहायक संधि अस्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था, ठीक है। आविष्कार नहीं किया था वेलेजली ने, ये तो पहले आ गई थी, डुप्ले लेके आ चुका था पहले से ही इसमें। जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी, सबसे पहले डुप्ले ने जो है सहायक संधि स्वीकार करी थी। वेलेजली ने उसको सिर्फ आगे बढ़ाया और उसका प्रयोग किया भारत में। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो सहायक संधि की गई इससे अवध से, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करना का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था, ठीक है। देखिए, यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य की बात की जाएगी तो कौन आएगा, हैदराबाद आएगा। ये ध्यान रखेंगे, दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर राज्य की बात की जाएगी तो हैदराबाद आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन बनी रहती है, ठीक है। अगर राज्य की बात की जाए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था,
तो राज्य का में रखेंगे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। और अगर शासक की बात की जाएगी, पर्टिकुलर कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करी, तो अवध के शासक ने, ध्यान रखेंगे। और जो है मराठा पहला शासक कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार करी थी, तो आपको ध्यान रखना है बाजीराव द्वितीय, यानी बालाजी बाजीराव द्वितीय, और बशिन की संधि हुई थी इनके बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले कर ली थी, इंदौर के होलकरों ने भी की थी, जोधपुर के राजपूत राजा ने, मैसूर के शासक ने, ठीक है, इसलिए स्टार लगा यहाँ पे, इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे कौन कौन थे? कि हैदराबाद है, मैसूर भी है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है, बरार के भोसले, सिंधिया, और इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर, सभी थे, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो देशी शासक की बात की जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है अवध के नवाब की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, अवध का नवाब नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो है हैदराबाद का निजाम दिया गया है, तो ये बी राइट आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता चल कीजिए। देखो हैदराबाद ने भी की थी, मैसूर ने भी की थी, और अवध ने भी की थी, सिंधिया ने भी की थी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा टाइम पीरियड बताना चाह रहे हैं, ठीक है, किस किसने सबसे पहले हैदराबाद ने करी, देखिए सबसे पहले तो हैदराबाद ने करी, फिर अवध ने करी, फिर मैसूर ने करी, फिर सिंधिया ने करी, ठीक है, देख लेते हैं। ये टाइम पीरियड देखो, ये पहले देख चुका है, ये 1 2 3 4, ठीक है, ये टाइम पीरियड दिया है इन्होंने। टाइम पीरियड अगर याद करना चाहें तो याद कर लीजिए। ये देखिए, देखिए सबसे पहले हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद, हाँ हैदराबाद के मैसूर, हैदराबाद के मैसूर, हैदराबाद ने की 1798 में, और मैसूर ने की 1799 में, ठीक है। उसके बाद तंजौर आया 1799, फिर अवध ने करी, फिर पेशवा ने, फिर बरार के भोसले ने, फिर सिंधिया ने, फिर इंदौर के होलकर ने, फिर जोधपुर ने, जयपुर ने, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। तो आपको सिर्फ शुरू के याद रखने हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और बरार के भोसले और सिंधिया। याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो अभी देख चुके हैं लॉर्ड वेलेजली का नाम हम, बी राइट आंसर हो गया, तो फेमस क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 29, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका राजपूत राज्यों के साथ सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, ये नहीं होगा, ठीक है। मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, ये भी नहीं है। राज के रूप में धन प्राप्त करना, ये भी नहीं होता। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, मेन कारण ये था कि वो जो है राजपूत जो राज्य हैं उन पे अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 30, निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध आपने देखा 1764, बिल्कुल सही बात है। सहायक संधि जो है ये सही नहीं है 1863 की, ये गलत है, ठीक है। जो सहायक संधि प्रणाली आती है वो आती है 1798 की, ध्यान रखना। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 से माना जाता है, ठीक है। जब जो है और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत एक अधिकार समाप्त कर देगा था, यहाँ पे ये बोलना चाहिए था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला 1813 में, ठीक है, 1813 में खोला गया था। तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की शीर्षता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली 1798 ईस्वी में प्रारंभ की थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में पहला हैदराबाद था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार जो है पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया था 1833 में, ठीक है। और ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में था, ठीक है, ध्यान रखिए।
प्रश्न संख्या 31। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी? अभी हम देख चुके हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने नेपोलियन से बचने के लिए क्या की थी? सहायक संधि प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 32। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह था। देखिए, जो आंग्ल नेपाल हुआ वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कारण में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स नहीं बोलेंगे इसको। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स अलग है। वारेन हेस्टिंग्स जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में वारेन हेस्टिंग्स भी दिया है तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स दिया है, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका टाइम पीरियड जो है 1773 से समथिंग का कुछ था, और इसमें जो आता है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। ठीक है, और इसके बीच जो संधि हुई थी 1814 या 1815 आता है, संगोली की संधि नाम आता है, जो चंपारण बिहार में हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में 1814 1815 संगोली की संधि। ठीक है, और उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ये ध्यान रखेंगे। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814-16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, और 1815 ईस्वी को जो है संगोली की संधि समाप्त हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। स्वीकार जो किया था नेपाल ने वो 1816 में किया था, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 33। संगोली की संधि हुई थी, अभी हम देख चुके हैं 1815 ईस्वी में, राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो लगा यहाँ पे। देखिए, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, हेक्टर मुनरो था, बिल्कुल सही बात है ये। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के मध्य, और संगोली की संधि जो हुई थी 1815 में। और लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी सही बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये कॉर्नवालिस का नाम नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, तो डी गलत आंसर होगा। बाकी लॉर्ड वेलेजली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली था। ये तीनों सही है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ये ध्यान रखेंगे। 1817 1818 में वो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? लॉर्ड वेलेजली था 1799 में। मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जा रही है ना यहाँ पे। हाँ, तो लॉर्ड वेलेजली था, और नेपाल युद्ध में आपने देखा लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जबकि बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुंडो था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 35। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो अभी हमने देखा लॉर्ड हेस्टिंग्स से। प्रश्न संख्या 36। सर टॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 1827 के बीच में मद्रास के गवर्नर थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु, ठीक है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ठीक है, वो किसने करी थी? टॉमस मुनरो ने करी थी, ध्यान रखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ठीक है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड का नाम आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तत्पश्चात यह है मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से तथा असम तथा कुर्ग में लागू की गई। तमिलनाडु के 12 महल से स्टार्ट करी थी उन्होंने, कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो ने। प्रश्न संख्या 37। तथा कथित शासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यहाँ पे आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है कुशासन का आरोप लगाते हुए मैसूर राज्य को हड़प लिया था। किसने? बेंटिंग ने। और उस समय जो है मैसूर में जो है बहुत ही ज़्यादा अराजकता फैल चुकी थी, ये भी सही सही बात है, इसलिए जो है बेंटिंग ने उसको जो है अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? अभी हम देख चुके हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित थे। प्रश्न संख्या 39। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो देखिए, कैप्टन सलीमैन, विलियम बेंटिंग ने जो है एक अधिकारी चुना, सेलेक्ट किया था, या चुना था, सेलेक्ट वही, मतलब एक अधिकारी लगा था मेनली जो है ठगों के दमन के लिए, उसका नाम था कैप्टन सलीमैन, तो इसलिए कैप्टन सलीमैन का नाम आता है। और अगर पूछा जाए कि कौन उस समय गवर्नर जनरल था, तो विलियम बेंटिंग था उस समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न संख्या 40, ठगों का उन्मूलन का किसने नेतृत्व किया था? कैप्टन स्लीमैन का नाम आता है। प्रश्न संख्या 41, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाई थी? तो हम देख चुके हैं, विलियम बेंटिंक ने जो है कुछ उदारवादी काम किए हैं भारत की जनता के लिए उस समय, तो विलियम बेंटिंक जो है सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। प्रश्न संख्या 42, सती को गैर कानून किसने घोषित किया? फिर से देख चुके हैं, विलियम बेंटिंक ने, और 1829 में एक अधिनियम बनाया था सती प्रथा के लिए, सॉरी, ये विधवा विवाह के लिए जो है अधिनियम बनाया था उन्होंने। ठीक है, विधवा को जो जलाना होता अवैध घोषित कर देता, वही चीज़ है 1829 में। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो ये आता है 1829, अभी हमने पहले देखा। प्रश्न संख्या 44, 44, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? ठीक है, ये कार्य भी जो है विलियम बेंटिंक का था, और ये 1789 में किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, 1789, 1789। प्रश्न संख्या 45, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? देखिए, अवध को डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में किस कारण मिलाया था? तो कुप्रशासन के कारण। ये ध्यान रखेंगे, हड़प लिया था उसने कुप्रशासन का वो आरोप लगा के। प्रश्न संख्या 46, बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब किया गया था? तो 1850 में, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 47, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए, सॉरी, ये 1856 में। ठीक है, तभी जो है 1857 का जो है युद्ध स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। ठीक है, 1856 में जो है अवध को मिला लिया था कुप्रशासन का आरोप लगा के, किसने? डलहौजी ने, और व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम। सबसे पहले देखिए सतारा का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद जो है बघात को जो है मिलाया विलय के सिद्धांत के अनुसार, डलहौजी ने हड़प लिया था, और उसके बाद उदयपुर और फिर झांसी। तो 1 3 4 2, 1 4 3 2 3 1 3 4 2 सी राइट आंसर होगा। टाइम पीरियड इसका देख लेना आप। ठीक है, प्रश्न संख्या 39, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कब कब किस किस को मिलाया गया। देखिए, इसका एक बार टाइम पीरियड देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेंगे इसको। देखिए, जो डलहौजी ने जो है व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए थे प्रदेश, सबसे पहले सतारा, कब? 1848 में। सतारा को कब किया? 1848 में। जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को मिलाया 1849 में, बघात को मिलाया 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को मिलाया 1854 में, नागपुर को 1854 में, और करौली को मिलाया 1855 में। ठीक है, तो ज़्यादातर जो सतारा पूछा जाता है। फिर अवध की बात करेंगे तो अंत में आता है अवधपुर, 1856 में अवध को मिलाया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए टाइम पीरियड देख लेते हैं, ये जो है कौन सा सुमेलित है? देखो 1848 आता है ये। ठीक है, पंजाब का विलय नहीं हुआ था इसमें। अवध का 1856, ये बिल्कुल सही है, सी राइट आंसर होगा। और झांसी का विलय बोलेंगे तो 1854 में, झांसी को मिलाया गया था 1854 में, अवध को 1856 में। ये भी गलत होगा, पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है, तो सी राइट आंसर होगा, अवध को मिलाया गया था 1856। ठीक है, और सतारा को मिलाया गया था 1848 में। देख लेंगे, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति को नियोजित और क्रियान्वित किया था? अभी हम देख चुके, डलहौजी। डॉक्टर एंड लेप्सी बोलते हैं इसको, या व्यवगत का सिद्धांत बोला गया। प्रश्न संख्या 51, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो अभी हम देख चुके हैं अवध का 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर जो है डलहौजी ने हड़प लिया था इसको। प्रश्न संख्या 52, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए, बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले आया सतारा। ठीक है, उसके बाद जो है संबलपुर, फिर झांसी।
तो 3-2-1 सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 53, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? तो हम देख चुके हैं 17 बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 54, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये था किसका? डलहौजी का नाम था, ये ध्यान रखेंगे, रैमजे, एंड्रूज रैमजे, जो एक रैमजे जो है कुमाऊं का कमिश्नर रहा है, उसका उसका जो है भाई था ये, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 55, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ है, तो अंग्रेजों ने जो है जो सिंध किसने जीता? तो सिंध विजय का के लिए नाम जो आता है वो एलन बरो का नाम आता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ए राइट आंसर होगा, एलन बरो। सिंध जो जीता था वो किसने जीता था? एलन बरो ने। प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। देखिए 1843 में जो है सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, किसने? एलन बरो ने, ठीक है। इसे आंग्ल अफगान युद्ध बोलते हैं कि अफगानिस्तान में था उस समय सिंध, ये बात की गई। तो 1843 राइट आंसर होगा, ठीक है। सिंध में कब मिलाया गया और सिंध को कब मिलाया गया ब्रिटिश में? 1843 में। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो यहाँ पे सिक्किम को भारत में विलय करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड डलहौजी का जाता है, ठीक है। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। ऐसे करते थे, आरोप लगाते थे और राज्य को अपने मिला लेते। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था को भारत में मिला लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था सिक्किम को। प्रश्न संख्या 58, और निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम का नाम आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पूछा जाने लगा है अभी, ठीक है। जेम्स आउटरम था उस समय जो है अवध में ब्रिटिश का रेजिडेंट, ठीक है। प्रश्न संख्या 59, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1853 में जो है बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 60, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? बी, मुंबई से ठाणे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 61, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? 1853 में, ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 62, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाने जा चुका है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे नाम आता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे उस कंपनी का। प्रश्न संख्या 63, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके टाइम पीरियड में? डलहौजी के समय में, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसने जो है लास्ट में आंग्ल और वर्मा युद्ध हुआ और वर्मा को यानी म्यांमार को अपने भारत में मिला लिया था, ठीक है। और ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 64, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान जो ये पीडब्ल्यूडी की बात की जा रही है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, लोक निर्माण विभाग हिंदी में बोलते हैं। तो इसका स्वरूप किसने दिया था? ये भी लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ठीक है। पहले जो है एक सैनिक डिपार्टमेंट होता था जो पब्लिक काम वर्क करता था, जैसे रोड बिछाना या और कुछ, लेकिन इसने क्या किया, एक अलग विभाग बनाया जिसको नाम दिया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने 1845 से 1855 के मध्य, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए सैनिक बोर्ड था पहले, उसको अलग कर दिया और एक सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी बनाया, ठीक है। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 65, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लेकिन देखिए बैन किसने किया था? 1829 में जो है प्रतिबंध लगाया था सती प्रथा पर, यानी विधवा को सती करने में ये लगाया था बैंटिंग ने, ठीक है। लेकिन इसको जो है अधिनियम बनाया, यानी एक कानून बनाया, ये ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको कानून किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 1861 यानी 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित किया था, ये ध्यान रखेंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था 1857 के युद्ध का, ठीक है, क्योंकि ये जो है उनकी धार्मिक चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ों में जो है एक आरोप लगाया गया था, इसलिए जो है
थोड़ा स्वतंत्रता संग्राम में भी इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है 1857 में, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेके आया गया किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 66। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है? 1857 के युद्ध के बाद, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है महारानी विक्टोरिया भारत में आई, वहाँ इलाहाबाद में, ठीक है? ठीक है? और जो है इलाहाबाद में जो है महारानी विक्टोरिया ने घोषणा जारी करी, जिसको महारानी का घोषणा पत्र बोलते हैं, या जो है क्राउन घोषणा पत्र बोला जाता है इसको। और इसको पढ़ा था किसने? कैनिंग ने, ठीक है? ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग ने। बी राइट आंसर हुआ, ठीक है? 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? महारानी की उद्घोषणा। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, ठीक है? ध्यान रखें, इलाहाबाद में भारत के प्रथम वायसराय, यहाँ पे जो है भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट बदलकर वायसराय की पोस्ट कर दी गई थी। तो प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बना था, और लॉर्ड कैनिंग ने जो है घोषणा पत्र पढ़ा था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 67। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे आएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 68। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ? देखिए इलाहाबाद में, ठीक है? ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 69। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था, मान लीजिए पहले जो राजा होते थे वो अपने पुत्र को अगर उनके पुत्र नहीं है तो वो अपने उत्तराधिकारी के लिए गोद लिया करते थे, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुनः किसने स्थापित किया? तो देखिए ये जो है 1858, ये जो है 1858 की जो घोषणा की गई, साम्राज्य घोषणा जो विक्टोरिया ने घोषणा करी इलाहाबाद में, उस पत्र में ये लिखा गया है कि कोई राजा का उसका पुत्र नहीं है तो वो उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले सकता है। डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 70। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो देखिए पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत को चलाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1857 के युद्ध के स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों के अनुसार जो है महारानी विक्टोरिया को जो है साम्राज्ञी बना दिया गया, यानी जो भारत का शासन था वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था, ठीक है? तो ये आता है 1858 में। ए राइट आंसर हुआ, ठीक है? देखिए राजसी उपाधि अधिनियम बोला जाता है इसको, ठीक है? राजसी उपाधि अधिनियम यानी रॉयल टाइटल एक्ट बोला जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया था ये। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया, सॉरी ये कुछ गलत हो गया, इसमें अभी साम्राज्य घोषित नहीं किया गया, 1877 आएगा, ठीक है? 1877 साम्राज्य, जो महारानी विक्टोरिया को जो साम्राज्य घोषित किया गया था वो 1877 में घोषित किया गया था। सी राइट आंसर। यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, ध्यान रखेंगे, 1858 और 1870 के उसमें, तो ये ध्यान रखेंगे, ये 1877 आता है, ठीक है? क्यों है देख लेंगे अभी। 1876 में एक अधिनियम लेके आए थे, राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम, ठीक है? और इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में, देखिए कौन, कहाँ? दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे बस। और बाद में जो है जॉर्ज पच्चम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड एलन बरो को। प्रश्न संख्या 72। यहाँ पे बोल रहे हैं निम्न युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए स्थायी बंदोबस्त की बात की जा रही है, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सही सुमेलित है, ठीक है? बिल्कुल सही है, तो ए राइट आंसर होगा, पहला ही राइट आंसर हो गया। स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता में वेलेजली का नाम नहीं आता, वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, तो ये गलत होगा। और सहायक संधि में डलहौजी का नाम नहीं आता, सहायक संधि शुरू करी थी वेलेजली ने, ठीक है? ठीक, तो ये भी गलत हो गया। और लॉर्ड कैनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है लॉर्ड कैनिंग के नाम पे नहीं हुई थी, 1885 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये भी गलत हो गया। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड तो 1856-57 का है, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा होगा ए, ठीक है?
देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू करी थी, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता किसके टाइम पे आई थी? नीति जो जॉन लॉरेंस लेके आया था, और सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली अ, भी थी, और व्यक्तिगत का सिद्धांत आप देख चुके हैं डलहौजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के टाइम पे, ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा चुका है। एओ ह्यूम ने शुरू करी थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने करी थी, और उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की थी, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 73, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है बोला गया है यहाँ पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है 1793 में, ठीक है ये बात। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है बिल्कुल। और लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत भी सही है। अब सीधा एक ही बचता है, लॉर्ड कैनिंग, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उच्चतम निष्क्रियता जो है लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पीरियड में थी। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो डी ही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी इसका सारा ऊपर हम देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 74, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, और इसका टाइम पीरियड था 1793 का। प्रश्न संख्या 75 देख लेते हैं। निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है बोला यहाँ पे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदों से संबंधित था, बिल्कुल सही है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, थर्ड वाले से, जो थर्ड जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित था। यहाँ पे पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा, सी राइट आंसर हमारा। बाकी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में 17वां रेवोल्यूशन लेके आया था, जब इन्होंने जो है विधवा या सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। आगे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। द्वितीय आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था वो लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था, ठीक है, दूसरा वाला। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जो है तीसरा हुआ था ना, अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या है, मराठों को पराजय कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, और पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसने किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तब पश्चिम भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश जो है बंबई प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया था, पेशवा को जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा और शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था वो राजनीतिक अधिकार कर लिया था, ठीक है, ये ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 76, तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? अभी हमने देखा ऊपर 1818 में जो है पेशवाई को समाप्त कर दिया था, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात। और किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इतने क्वेश्चन और आसान देख लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसके नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।